इंटरेस्ट की बात करेंगे जो कि बहुत बेसिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। देखा जाए इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, एक सिंपल सी बात बताते हैं। एक व्यक्ति गया दूसरे व्यक्ति से वो उधार मांगता है 200 रुपये। सिंपल बताता हूँ, ये सिंपली 100 रुपये बोल दो। 100 रुपये वो क्या मांगता है? उधार मांगता है। 100 रुपये उधार मांगता है, लेकिन देने के समय क्योंकि उसने उधार मांगा, तो जो उधार मांगा यानी जो हमने उधार दिया, ये बोल सकते हो हमने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिया, तो जो हमने रुपए दिया है उसको वो बन जाता है हमारा मूलधन। क्या बन जाता है बेटा? हमारा मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू बन जाती है। हम जो भी काम करेंगे अपनी प्रिंसिपल वर्क पर करते हैं, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पे ही करते हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या है उसकी? 100 रुपये। हमने 100 रुपये उसको ब्याज पे रुपए दिया। अब उसने समय लिया कि 1 साल बाद हम आपको देंगे, और 1 साल बाद उसने मुझे रुपए दिया 110 रुपये। कितने रुपए दिया उसने? 110 रुपये। 1 साल बाद, 1 साल। अब 1 साल जो हम बोल रहे हैं ये क्या हो जाएगा? समय। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। तो ये टाइम हो गया। 1 साल का समय लिया उसने और 1 साल बाद उसने मुझे अमाउंट वापस किया है, ये हो जाता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन मतलब हुआ इसमें हमने अमाउंट बोल रहा हूं इसको इंग्लिश में, ठीक है। मिश्र धन उसने कितना वापस किया मुझे बेटा? उसने मुझे 110 रुपये वापस किया। कितने रुपए वापस किया? 110 रुपये वापस किया। विजुलाइज करिए किस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया जा रहा है, ध्यान से समझिए। नाम को ध्यान से समझिए, क्योंकि नाम में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जो हम रुपए किसी को दे रहे हैं या रुपए कोई मुझसे ले रहा है, तो उस रुपए का नाम देते हैं मिश्र धन। क्या नाम देते हैं? मिश्र धन। जो हम ब्याज में रुपए लेते हैं या कोई मुझे ब्याज में रुपए देता है, उस धन को क्या नाम दिया जाता है? सॉरी, मूलधन। क्या नाम दिया जाता है? मूलधन। वही मूल है, वही बेसिक है, उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, उसी पे सब कुछ होगा। तो मूलधन हमारा क्या बन जाता है? 100 रुपये। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। अब हमने क्या देखा? 1 साल का समय लिया हमने, और 1 साल समय बाद हमने कुल धन उसको वापस किया। कुल धन का मतलब होता है मूलधन तो तुम्हें देना ही देना है, साथ में कुछ रुपए एक्स्ट्रा देना है, अतिरिक्त देना है। तो जो अतिरिक्त रुपए होते हैं, जो अतिरिक्त रुपए होते हैं, अतिरिक्त रुपए, ठीक है, इस अतिरिक्त रुपए को ही कहते हैं हम लोग क्या? ब्याज। ये अतिरिक्त रुपए हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। यानी मूलधन तो हमें देना ही देना है, और जो उसके अतिरिक्त हम रुपए दे देते हैं उसे ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। अब तुम्हें कोई उधार क्यों देगा? ये तो बहुत खास लोग होगा वही देगा, नहीं। अदर कोई तुम्हें अगर रुपए दे रहा है तो उसके पीछे उसका कोई लालच रहेगा, यानी कोई अतिरिक्त रुपए धन की कोई बात रहेगी कि हाँ भाई हमें कुछ अतिरिक्त दीजिए, या फिर ऐसा देगा कि हाँ अगर हम आपको 10,000 दे रहे हैं तो कल का मुझे आप 20,000 रुपये देना, तो ही तुम्हें रुपए मिलेंगे बेटा। अगर आपको उसको एक आइडिया लग जाएगा कि नहीं तुम रुपए वापस तो नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ये औकात नहीं कि तुम रुपए वापस कर पाओ, तो कितना भी बड़ा लखपति हो किसी भी तरीके से वापस कर दे, क्योंकि उसको पता है तुम मूलधन वापस नहीं कर पाओगे, ब्याज क्या दोगे। तो याद रखना, हर एक काम जो भी आजकल बैंक वगैरह में चलता है वो अधिकतर किस पे चलता है? ब्याज पर। हम लोग अपना बैंक में रुपए डालते हैं सेफ रहने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जीरो उसमें अमाउंट पे डालते हैं, मतलब एकदम बेसिक मूल पे डालते हैं, जिसमें ब्याज शायद मिले कहो ना मिले। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप चाहो तो उसकी केवाईसी बढ़ा लो। केवाईसी बढ़ाने के बाद उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि बिजनेस अकाउंट 1 लाख प्लस होता तभी कन्वर्ट होता ना, कन्वर्ट करने के बाद आपको अच्छा खासा क्या मिल सकता है? अतिरिक्त धन भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो जानकारी पे ब्याज होता है। लेकिन अब उसमें क्या होता है ना कि हमारे लोगों का क्या होता है कि सीन के भाई घर वाले हैं, अब उसमें क्या है कि अगर उससे ऊपर रुपए गया तो उसमें टैक्स भी पड़ता है, टैक्स पड़ने के चांस होते हैं। लेकिन लगता है कि कहाँ घर वाले टैक्स वैक्स की बात सोचें और कहाँ इतना अमाउंट रखेंगे, चलने दो। क्योंकि हम लोग का बस होता है लेन देन का काम। कितना होता है? 1,000, 2,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख के अंदर ही में सारा काम। अधिकतर जितने अकाउंट होते हैं 80% अकाउंट या 70% अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें लेन देन 1 लाख के अंदर होता रहता है, इससे ऊपर का नहीं होता है। बाकी इससे ऊपर के अकाउंट में लेन देन, बड़ा अकाउंट में जब भी होता है तो वहां पर टैक्स भी पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया कि अतिरिक्त रुपए को क्या बोलते हैं बेटा? ब्याज कहते हैं। तो ब्याज के रुपए में यहाँ पे कितने रुपए मुझे मिल गए? कितने रुपए आ गए? 10 रुपए। तो 10 रुपए उसमें आ गए। तो तुम सोचो 100 रुपए का कितना परसेंट कर देंगे? 10 आ जाएगा। 100 रुपए का कितना परसेंट कर देंगे? 10 आ जाएगा। 10%। तो तुमने 10% किया तभी आया, इसको बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं बेटा? दर। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेट। तो किस रेट का ब्याज तुमने दिया है? 10%। तो आपने इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि हमने 100 रुपए लिया, हमने 110 रुपये वापस किया, इसका मतलब 10 रुपये हमने एक्स्ट्रा दिया। तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा दिया वो हमारा क्या बन जाता है? ब्याज बन जाता है।
1 साल में दिया, इसका मतलब हमने किस रेट के अकॉर्डिंग उसको ब्याज दिया है, तो 10% रेट के अकॉर्डिंग हमने क्या दिया, उसका ब्याज दिया। कितने प्रतिशत, 10% रेट के अकॉर्डिंग हमने उसको क्या दिया है, ब्याज दिया। तो अब इसको ऐसे भी हम बोल सकते थे कि 100 रुपए मैंने किसी व्यक्ति को 10% दर पर ब्याज पे उठाया है, तो 1 साल में 10%, अगर 2 साल के लेकर गया तो 20 रुपया, 3 साल के लेकर गया तो 30 रुपया, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। ब्याज 2 प्रकार का होता है, कैसा, एक वो ब्याज जो केवल मूलधन पर लगे और एक वो ब्याज जो अमाउंट पे लगता चला जाता है। अब बोलो सर ये क्या बोल रहे हो आप, उसको समझाते हैं। ब्याज यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। एक तो वो ब्याज हो गया जो केवल और केवल किस पर लग रहा है, मूलधन पर लग रहा है, उसको साधारण ब्याज कहते हैं। जो केवल मूलधन पे लगे उसको कौन सा ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। और जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी इंग्लिश में बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको हम सिंपल एसआई भी कह देते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, एसआई। और जो साधारण, ये हमारे पास होता है दूसरा ब्याज, जिसको हम नाम देते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा नाम, चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है इसका क्या सेंस होता है बेटा, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये सीआई से लिखा जाता है। अब इन दोनों डिफरेंस क्या है, हम कैसे समझेंगे, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है, हम कैसे समझेंगे यहाँ पर एसआई इंटरेस्ट। जैसे अब गए, आपको पता हो जो बिजली के बिल होता है उसमें कौन सा ब्याज लगता है, सीआई लगता है, ठीक है। बैंक वगैरह लोन देती है, किस पे देती है, सीआई पे देती है। ये सीआई का सही मीनिंग क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास आया, ये रेट हमारे पास है, जो भी हमारे पास सेंस समझना, 1 साल के लिए अगर ले रहे हो और सालाना ब्याज दोनों, देखो ब्याज जो होते हैं डिपेंड करता है, सालाना दे रहे हो, मंथली दे रहे हो, तिमाही दे रहे हो या छमाही दे रहे हो। सालाना मंथली में क्या होता है कि 1 महीने के अकॉर्डिंग ब्याज लगता है, ठीक है। तिमाही का मतलब होता है 3-3 महीने के अकॉर्डिंग ब्याज लगता है। छमाही मतलब 6-6 महीने के अकॉर्डिंग ब्याज लगता है। और सालाना मतलब 1-1 साल में ब्याज लगता है। तो यहाँ पर हम अभी सालाना ब्याज की बात कर रहे हैं, तो समय हमारा 1-1 साल में ही ब्याज लगेगा, ठीक है। यानी कि जब हम सालाने ब्याज की बात करते हैं, 1 वर्ष प्रतिवर्ष की बात करते हैं, दर यहाँ पे मान लो 10 है या आर है, कुछ भी है, जब हम प्रतिवर्ष की बात करते हैं तो हमारा जो रुपए लगेगा पहले साल, वो चाहे चक्रवृद्धि हो चाहे वो साधारण, दोनों सेम लगेगा, क्योंकि दोनों किस पे दे रहा होगा, अमाउंट पे दे रहा है। अमाउंट हमारा उसका समय क्या रहता है, मूलधन ही रहता है। जितना लिया, कितना लिया, 100 रुपए लिया, तो 100 रुपए ही हमारा अमाउंट बनेगा। तो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालो चाहे निकालो साधारण ब्याज, दोनों इसी पे लगेगा। 10% लगाया, 10 रुपए एक्स्ट्रा हुआ, मिश्रधन कितना बन गया, 110 बन गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हुआ क्या कि जैसे ही तुमने दूसरे साल के लिए रुपए, मान लो 1 साल में रुपए वापस नहीं किया और दूसरा साल तुम्हारा लग गया, और दूसरा साल लग गया और तुमने रुपए वापस नहीं किया उसको, तो हुआ क्या, देखना ध्यान से, तुमने उसको रुपए वापस नहीं किया और दूसरा साल लग चुका है। अब 10% जो था साधारण होगा वो केवल इसी पे लगाएगा, तो 100 का 10% कितना आता है, 10, तो 10 रुपए मुझे और देने पड़ेंगे, तो अब कितने हो जाएंगे, 20 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे। लेकिन अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो 100 पे नहीं ब्याज लगाएगा, वो 110 पर ब्याज लगा, ब्याज पर भी ब्याज लगाता है। तो 100 पे ब्याज चल रहा था 10 रुपए, वो तो चलेगा ही चलेगा। 100 पे ब्याज लगा था तो 10 रुपए वो तो चलेगा ही चलेगा। साथ में जो 10 रुपए एक्स्ट्रा हुए थे ना, उस पर भी ब्याज लगाओ 10% का। अब इसका 10% कितना होता है, कर लो, इसका 10% कितना होता है, 1, इसका 10% 1, मतलब 1 रुपए और आ गया। तो अब कुल ब्याज कितना हो गया, 11 रुपए हो गया। नहीं क्या बात, तो ब्याज पर भी ब्याज लगा जाता है। तो क्या समझ में आया हमें समझ में ये आया है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज हमने लिया तो प्रतिवर्ष अगर हमने ब्याज ना दिया उसको, तो ब्याज पे भी ब्याज लग जाएगा। इसका मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज पे आप अमाउंट उठाते हो उसमें ब्याज देना अनिवार्य होता है। इसमें क्या है, ब्याज नहीं भी दिया तो 10 साल बाद हमें खाली ब्याज का अमाउंट देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें वही रुपए देना, चाहे आप प्रतिवर्ष दो चाहे ना दो, शायद इकट्ठा दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कैसा हुआ, चक्रवृद्धि हुआ, और अगर मान लो 1 साल का 10 रुपए आपका ब्याज बन रहा है और आपने 2 साल रोका, तो फिर आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा। इसलिए प्रतिवर्ष आपको ब्याज देते रहना है। वहां पे रोक नहीं सकते हो, क्योंकि रोकोगे तो रुपए में रुपए लग जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि फिर से बात को समझाऊं, नहीं आया समझ में, सबको आ गया। तो जब भी हमारा ब्याज पे कोई रुपए उठाए और जब सीआई बोल दे तो याद रखना उसमें कोई भी चेक बाउंस नहीं होनी चाहिए, नहीं आपका ब्याज पे ब्याज वो अमाउंट कितना ज्यादा हो जाएगा सोच भी नहीं पाओगे। जैसे फाइनेंस कराते हो, फाइनेंस अधिकतर 13% या 17% पे होता है,
देते 13% पे होता है। बाइक वाइक कितने परसेंट पे देते हैं? 13%, 12% ऐसे देते हैं। अब 13% या 12% पे मान लो फाइनेंस हुआ, ठीक है, और तुमने एक चेक मान लो तुम्हारी बाउंस हो गई, एक मतलब 5,000 की तुमने किस बंदा बाउंस हो गई। अब 5,000 पे भी जो तुम्हारी बाउंस हो 5,000 का अलग एक ब्याज पड़ेगा, जो पहले जुड़ा था वो तो अलग ही जुड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो 5,000 का अलग, अब वो अमाउंट बढ़ गया, अब अगले महीने तुम फिर बाउंस कर देते हो तो वो अलग और जुड़ जाएगा। और 3 महीने लगातार बाउंस होती है, 4 महीने लगातार बाउंस होती है, तो तुम्हारे लिए एक नोटिस जारी हो जाएगी, भाई साहब उनका जो भी सामान खींच खांच के लाओ। किस्त नहीं दे रहा है, बेईमानी करेगा ये, है ना, क्योंकि आप रीजन नहीं बताने गए, आप कारण नहीं बताने गए, तो आपको बेईमान ठहरा दिया जाएगा और सीधे आप पर क्लेम कर दिया जाएगा। ये होती चक्रवृद्धि ब्याज की सबसे बड़ी कहानी। अगर ये साधारण होता तो 5,000 पे जो अलग से ब्याज देना पड़ेगा वो क्या देना पड़ता? तो आपको पता होना चाहिए, अगर 1 तारीख लास्ट डेट होती जमा करने को, अगर जैसे 2 हुआ तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ता है। वो 500 रुपये एक्स्ट्रा भुगतान पता क्या होता है? वो ब्याज होता है, वही ब्याज है 600 रुपये जो बनता है 12%। अब तुम 5,000 का 12% कितना होता है? कितना होता है? 600। कितना? 600 होता है ना। तो जो 600 रुपये बना, 5,000 का 12% कितना होता है? हाँ, 60 होता है। बहुत मारेंगे। 5,000 का 600 कितना बनेगा? 12% 600 बनेगा। तो तभी तो एक दिन लेट होते ही, चाहे एक दिन लेट हो फिर चाहे 2 दिन, एक दिन लेट होके फिर तुम जब एक लेट हो ही चुके हो और मंथली चल रहा है, यहाँ पर जब मंथली ब्याज पड़ रहा है तो फिर एक दिन लेट होने पर नहीं देना चाहिए। फिर आप 28 दिन ही लेट कर लोगे तो ब्याज तो लग ही चुका है। अब एक दिन लेट हो चाहे 2 दिन, अब तो ब्याज उतना ही पड़ा, क्योंकि वो मंथली ब्याज लगता है। एक दिन भी लेट हुए तो मंथली के अकॉर्डिंग ब्याज लग गया। अब 600 रुपये तुम्हें एक्स्ट्रा देना ही देना है, कोई शक नहीं। हाँ, अब तुम सोचो ना, 1 महीने का ब्याज लगता है। अब वो 1 महीने तक ब्याज तुमने दे दिया ना 600 रुपये एक्स्ट्रा, तो 1 महीने के लिए फुर्सत हो गई ना उसकी। अब अगले महीने नहीं दोगे, 600 पर भी ब्याज लगेगा, 5,000 पर भी लगेगा, और जो बाउंस करेगा उस पर अलग लगेगा। सोचो अमाउंट कितना बड़ा होता जाएगा लास्ट में, इसलिए बढ़ जाता है। इसलिए सीआई में यही प्रॉब्लम है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब तो समझ में आई ना, एक बाउंस होने पर क्यों 600 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, इसलिए देना पड़ता है। तो ये होता है सीआई की कहानी, और ये होता है आपकी एसआई की कहानी। अभी हम शुरुआत में एसआई पढ़ाएंगे, सीआई को थोड़ा होल्ड रखेंगे क्योंकि चैप्टर अलग अलग दोनों हैं, ठीक है। और फिर दोनों को कॉम्बिनेशन तो समझ में आएगा होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हमें इस बात को समझना है, सिंपल इंटरेस्ट। हमने मान लिया, कुछ देर के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं ना। मान लिया हमने किसी व्यक्ति से हमने P रुपए लिया है। कितने रुपए ले लिया? P रुपए लिया। प्रिंसिपल अमाउंट को P से लिख देते हैं। अब हमने उसको रेट दिया और हमें मान लो n वर्षों के लिए दे रहा है, n वर्ष के लिए दे रहा है, ठीक है। कितने वर्ष के लिए दे रहा है? n वर्ष के लिए दे रहा है। और जो मेरी दर है, ये समय हो गया उसका, और जो उसकी दर है देने की दर, वो मुझसे कह रहा है मैं R% में तुम्हें मैं रुपए दूंगा। कितने परसेंट में? R% में। तो बताइए उसका ब्याज क्या होगा? आपको होता है ब्याज क्या होता है? जो हमारे पास मूलधन दिया गया है उसका रेट निकालो पहले, तो R/100। तो P का क्या हो जाएगा? R/100। 1 वर्ष के लिए आया है, तो ये कितने वर्ष के लिए आया? 1 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए 2 से गुणा, 3 वर्ष के लिए 3 से गुणा, 4 वर्ष के लिए 4 से गुणा, तो n वर्ष के लिए n से गुणा। तो इसमें n से कर देंगे गुणा। सबको समझ में आया ब्याज का फॉर्मूला? नहीं समझ में क्या बात? इसी को बोल देते हैं बहुत लोग मूलधन गुणे दर गुणे समय। आज आप लोगों ने प्रूफ भी कर लिया कैसे हुआ, और बटे 100 लाइव में पहली बार देखा होगा प्रूफ इसका, है ना। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? लेकिन ये ब्याज आया, क्या है बेटा? ब्याज। और मुझे देना है अमाउंट, तो अमाउंट मैं कितना दूंगा बेटा? तो अमाउंट देने के लिए मूलधन में अगर मुझे मिश्रधन निकालना है बेटा, तो आपको पता है अमाउंट मुझे कितना देना पड़ेगा? इतना रुपए एक्स्ट्रा हो गए मेरे पास, और रुपए पे तो मुझे देना ही पड़ेंगे, तो जो लिए थे वो तो देना ही पड़ेगा, और साथ में जो एक्स्ट्रा रुपए है वो भी देना पड़ेगा। तो मेरे पास मूलधन मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा मूलधन
में ब्याज क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे, तो इतना रुपए मुझे उसको वापस देना पड़ेगा। क्या है बात, सबको समझ में आ गई नहीं आई? सबको आ गई ना? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब यहीं से समझना, यहीं से थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ब्याज दिया गया, मूलधन दिया गया, समय दिया गया, दर बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे में हमारे पास नए फॉर्मूले बन जाते हैं। क्या बन जाता है कि दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। कैसे निकाला भाई? ये गुणे, ये भाग में था, इधर जाएगा गुणे में, और इसके साथ ही जो गुणे में थे इधर आएंगे भाग। इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे मूलधन बताना है सर, ब्याज दिया गया, मूलधन बताओ, बता मूलधन बराबर क्या बनेगा बेटा? तो ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन बताना, तो ये इस बार आएगा बटे में। बटे में कौन आएगा बेटा? दर और समय आ जाएगा। अब बताओ मुझे अगर समय बताना होगा तो मैं समय को क्या लिखूंगा बेटा? तो क्या हो जाएगा? ब्याज गुणे 100 बटे में कौन आएगा? मूलधन गुणे दर। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला डेवलप भी कर सकते हैं। क्या किसी कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? लड़कियों सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन और इसको लर्न भी कर लेना। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन। 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए, 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए, कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा, साधारण ब्याज पर देना होगा। याद रखना है ये कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो उसको वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हो। 6 महीने मतलब वो आधा वर्ष हो गया। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, इससे सिंपल क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं तुम्हें, ठीक है। ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, कितना दिया गया बेटा? 150 रुपए दिया गया। फिर मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज प्राप्त करने के लिए मैं कितनी दर में देता हूं? 6 वर्ष पर, 6 महीने पर। 6 महीने मतलब अगर हम तुम्हें 6 मंथ बोले, आपको पता है साल कितने को होता है? तो फिर एक कितना हुआ? आधा साल हुआ ना ये। तो 6 महीने मतलब क्या हुआ? आधा साल। तो ये इतने ईयर को हुआ, हाफ ईयर। अब अगर हम तुमसे बात कर रहे हैं कि पी हो गया, एन हो गया, दूसरा क्या बचा बेटा? रेट। रेट कितना है? 4% पर दे रहे हैं हम। मुझसे क्या पूछ रहा है? ब्याज पूछ रहा है सर। ब्याज को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट मुझसे पूछ रहा है, तो बराबर सूत्र क्या लगाएगा बेटा? P इंटू आर इंटू एन लगा दो, या टी लगा दो, इसको टी लिख दो, टी बच्चे ज्यादा याद करते हैं तो टी लिख लो, ठीक है। और बटे में क्या रहेगा? 100 रहेगा। अब P की वैल्यू कितनी है? 150। आर की वैल्यू, अच्छा ब्याज है क्या? ब्याज दिया गया है और P पूछ रहा है। चलो, तो आपको पता है P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया मैंने। मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणा समय होता है। अभी लिखा मैंने जस्ट। ब्याज किलो रख दो खाली 150, 100 बटे दर किलो रख दो 4, और समय का रख दो 1/2। 2 दुनाई कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75। 100 आपका आंसर आ जाएगा। किसको समझ में नहीं आया? सभी को आ गया? सभी को आ गया ना? ठीक है, अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं और इसको आंसर देने का कष्ट करना आप लोग। ये एसएससी सीजीएल प्री मेंस में, प्री एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। ये जो लिखा है ये सीजीएल का क्वेश्चन है, प्री में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि कोई राशि है साधारण ब्याज द्वारा
साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से, साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में, किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है, स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। 2/7। और किसी का भाई बंधु? दो 200/7। वार्षिक दर बताना, दर हमेशा परसेंट में बताएं। 200/7 बताया आपने, 7 में तो मुझे कोई मिला नहीं है, बटे में 7 नहीं, तो इसका मतलब गलत है, ऑप्शन में नहीं है। आसान क्वेश्चन है। पहले देखो किसका गुना हो रहा है, अपने राशि का वो गुना हो रहा है, मतलब अमाउंट दे रहा है मुझे, अमाउंट दे रहा है प्रिंसिपल का 7/6 टाइम्स। इसमें क्या बात है, अपनी राशि का 7/6 गुना। पहले क्वेश्चन को फील करो यार, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में क्या हो जाना, अरे दर बताओ, दर निकालना है ना, यानी जो अमाउंट है उसका जो मिश्रधन है, मिश्रधन वो क्या हो रहा है, वो मूलधन का, मूलधन कितना हो रहा है, 7/6 गुना हो रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो अपनी ही राशि का स्वयं का कितना गुना हो जाता है, 7/6 गुना हो जाता है। तो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई राशि साधारण राशि, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए, मुझसे पूछा दर बताओ क्या होगी। अब पहला काम, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। तुम खुद सोचो, मान लीजिए मूलधन का दे रहा है ना, मूलधन कितना रहा होगा, 6 रहा होगा, टोटल अमाउंट कितना बन गया था, 7 बन गया था, ब्याज कितना मिला था, 1 मिला था, ऐसे निकाल लेते, तो आसानी तो था। चलो फिर भी हम बता रहे हैं, पहले प्रॉपर बता देते हैं, फिर आपको रेशियो मेथड से बताते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब प्रॉपर लगाने में आपको ध्यान देना है कि आपको चाहिए क्या, ब्याज चाहिए, तो ब्याज बराबर होता है कितना हो जाएगा बेटा, तो ब्याज बराबर यहाँ से बन रहा है कितना, अब इसको माइनस कर देंगे तो 7 में 6 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1/6 गुणे मूलधन आ जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गया भाई, माइनस होगा ना ये, तो खाली ब्याज आएगा। देखो 6 इसका मूल क्या है, मूलधन है, 7 इसका कुल अमाउंट है, कितना ब्याज जुड़ा, फिर 1 जुड़ा, तो 1/6 गुणे मूलधन। ये क्या इतनी बात समझ आएगी, ठीक आ गई है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ब्याज आपको फॉर्मूला होता है मूलधन, क्या होता है, मूलधन गुणे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बताओ, ये भी सोचना पड़ रहा है तुम लोग को, 1/6 गुणे मूलधन, मूलधन, मूलधन से मूलधन कैंसिल हो जाएगा। समय कितने वर्ष के लिए दिया गया, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो समय की जगह पे कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, गुणा कर लो, 2 6 हो जाएगा और 50 हो जाएगा, 50/9 हो जाएगा। दर कितनी आ गई, 50/9, कितना हो जाएगा, 9 अपना 45, 5 से 5/9% की दर से दी जाएगी। एक तरीका और बता देते हैं, समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ आगे सबको, एक तरीका और देखते हैं। इसने कहा कि मिश्रधन जो है, यानी कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 7/6 टाइम हो जाता है, ठीक है। तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल कितना बन गया, 7/6 बन गया। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया बेटा, 7, और प्रिंसिपल कितना हो गया बेटा, 6। तो बताओ इंटरेस्ट कितना आया होगा, इंटरेस्ट कितना आया होगा, 1 ज्यादा दे रहा है ना, तो 1 ज्यादा हो गया, इंटरेस्ट 1 आ गया। इंटरेस्ट इक्वल टू आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, आपको निकालना है दर, निकालना है। दर होता है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा
मूलधन गुणे समय, समय कितना है 3, करो 2 तिहाई 6, 50, 50/9 कितना आया 5 सही 5/9%। बताओ कहाँ समझ नहीं आया? ये वाला नहीं आया, ये वाला क्या था? आंसर मिला था? इसलिए बताया नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो 2 तरीके बता दिए हैं, जो आपको समझ में आए वो कर लीजिए, आपकी मर्जी। आपको पता है अमाउंट मतलब जो हम देते हैं और प्रिंसिपल जो हम लेते हैं, और ब्याज मतलब जो अतिरिक्त देते हैं उसे ही कहते हैं ब्याज। अभी बताया मैंने। तो अतिरिक्त कितना दे रहे हैं? 1 रुपये दे रहे हैं, तो 1 रुपये इंटरेस्ट बन गया। फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी क्लियर हुआ कि डाउट है? क्लियर ना? चलो अगले प्रश्न में चलते हैं और ये क्या कहता है उसको समझते हैं। टेंशन ना लो, वीडियो लेक्चर पड़ जाता है, तो अगर नोट ना कर पाओ तो बिल्कुल टेंशन मत करो, पहले समझने में पूरा फोकस करो। नोट करने के लिए आप वहां से भी नोट कर सकते हो, है ना? इसी बने रिवाइज भी हो जाएगा, नोट भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में 3 वर्षों और 4 वर्षों में साधारण ब्याजों में अंतर 42 का अंतर है। कितने का अंतर है? 42 का। तो वो राशि बताओ, क्या होगी? आ गया सबका? कितना गलत बताओगे? यहाँ सारे आंसर 500 के अंदर, ये 4200 पहुंच गए हैं। यार तुम तो बेईमान निकले हैं, इतने बड़े बेईमान रहोगे पता नहीं चला। हाँ तो तुम 420 ही हो। और बिल्कुल गलत है आपका आंसर। सच में तुम 420 निकले यार। हो सकता है 1000 के अंदर आंसर हो। 840 मतलब 420 का दुगना हो गया ना। सही है, हो सकता है सही हो, मुझे भी पता नहीं, क्योंकि 840 ऑप्शन में है। हम करके बता दें? नहीं आ रहे क्वेश्चंस? तो इसका मतलब सेंस बिल्कुल नहीं लगा रहे, क्योंकि नहीं, जिनका नहीं आ रहा उनके लिए, जिसका नहीं ला रहा है इसका मतलब सेंस बिल्कुल नहीं लगा रहे हो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। 5 वर्ष पर वार्षिक ब्याज पर, 5 वर्ष के लिए मैंने ब्याज पे लिया था। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। देखो क्वेश्चन ध्यान समझना। 5% ना? हाँ वही होता है। दर का मतलब क्या होता है? 5%। अच्छा 5% लिखा क्या? ओके। वर्ष हम लिख रहे थे। वार्षिक ब्याज दर समझते हो? 1 साल में 5%, 1 साल में 5% दे रहा है वो, इतना ध्यान देना आपको। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्षों 4 वर्षों। अब ध्यान देना, बातें बहुत हो रही बेटा पीछे, क्वेश्चन के बीच में मतलब बातें मत किया करो, ठीक है? आपको दर दिया गया कितना? 5% वार्षिक ब्याज की दर से। वार्षिक का मतलब होता है 1 साल में कितना? 5% दे रहा है, ठीक है? 1 साल में 5% दे रहा है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्षों और 4 वर्षों से, कितने? 3 वर्षों और 4 वर्षों से प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर। अब 3 वर्ष और 4 वर्ष आपको पता होना चाहिए हर साल सेम आता है। हर साल जो ब्याज आता है वो क्या आता है? सेम आता है। 3 वर्ष और 4 वर्ष में जो आपने ब्याज का अंतर देखो कितना है? 42 रुपए है। अब तुम सोचो 1 साल का अंतर आया तो 1 साल में कितना मिला? 42 रुपए। बात समझे? तो 1 साल का मुझे मिल गया 1 वर्ष का ब्याज। वो कितना मिल गया बेटा? 42 रुपए मिल गया। 42 रुपए मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? राशि बताओ। राशि मतलब हुआ मूलधन बताना है आपको। तो सूत्र सबको पता होना चाहिए कि मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे
समय। चलो ब्याज की वैल्यू रखो 42 गुणे 100 बटे दर कितनी है 5% और समय कितना है 1 वर्ष। समय देखो ना लिया 1 वर्ष। तो देखिए कितना हो जाएगा 20/500 होता है, कर दिए 2 4 2 नहीं 4 2 4 को 8 840 आपका उत्तर। इतना टफ होता नहीं, इतना टफ तुम लोग बना देते हो। मैंने इजी किया, ऐसे आपको सोचना था। ये जो आपको थ्योरी बताई जाती है क्यों बताई जाती है कि हमने आपको साफ साफ बोल दिया एक साल में हर साल बराबर बराबर बढ़ रहा है। तो 3 से 4 वर्ष में एक ही साल का तो अंतर आया, तो एक साल में कितना बढ़ा 42, और बराबर बढ़ रहा है हर साल। तो जब बात एक साल का 42 रुपए तो मिला, तो एक साल का 42 रुपए मिला, दर इतनी है, मूलधन निकालना है, निकाल लो खड़ आंसर। अब यहाँ पे ये बेवकूफी अगर जैसे बच्चों ने किया कि 3 वर्ष का अलग निकाल लिया, फिर 4 वर्ष का अलग निकाल लिया, फिर दोनों का अंतर किया, वो 42 के बराबर किया, उसके बाद तब रुपए बताया, ये मूर्खता हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी मूर्खता। क्या सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आगे लेकर चलता हूं आप लोग को, इसको देख लेते हैं। $15,000 की धनराशि, 15,000 की धनराशि पर 3 वर्षों का, 15,000 की धनराशि पर 3 वर्षों का दो भिन्न स्रोतों से ब्याज का अंतर, 2 भिन्न स्रोतों से ब्याज का अंतर 13.50 है, 13.50 है। तो उसकी ब्याज की दरों का अंतर बताइए, तो उसकी ब्याज की दरों का अंतर बताइए। बताइए कितना आया? 33 से 1/3% है। आंसर कितना आया? हाँ, दोनों ब्याजों के दरों का अंतर बताना है, उनकी ब्याज के दरों का अंतर कितना आया? गलत है ना, 0.3 ये ऑप्शन में है लेकिन पता नहीं सही है गलत। 903.3 0.3% ऑप्शन में है, बाकी पता नहीं सही है गलत। सही होगा ऑप्शन में तो सही होगा। क्वेश्चन लगाने पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हमने किया वो एकदम सही है। ठीक है, आंसर आ गया ना। ठीक, ये हमेशा सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप एक बार क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा क्या है आंसर सही है। आपने देखा होगा जब हम क्वेश्चन करते रहते हैं और जहां पे हमें लगता है कि हाँ यार यहाँ से चीजें गलत हो रही हैं, तो मैं सीधे बोल देता हूँ ये फॉल्ट हो गया, मैं आंसर चेक नहीं करता हूँ। देखो मैं करते करते समझ जाता हूँ ये फॉल्ट हो गया, ना मुझे आंसर याद होता है, ना मैं आंसर देख के आता हूँ, ना मैं ये भी पढ़ के आता हूँ कि इसका सजेशन क्या है, मैं सब नहीं करता हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आप कैसे पता करेंगे? जब आप मेथड सही लगाएंगे तो आपको पक्का आइडिया लग जाएगा कहीं ना कहीं क्या हो गई गलती होगी, तो ऑटोमेटिक आपको एहसास हो जाएगा हाँ यहाँ पे कहीं गलती हो गई। तो मेथड आपको क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए बस। चलिए आगे आइए, टॉपिक पे आइए, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है 15,000 रुपए की धनराशि है, 15,000 1500 है, अच्छा 15,000 है 1500 है 1500 ना, बोला 1000 लेकिन है 1500 और आंसर भी आ गया 0.3%, बहुत सही।
चलिए 1500 की धनराशि पर 3 वर्षों का, कितने वर्षों का, 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से ब्याज प्राप्त होता है। 2 स्रोतों से ब्याज प्राप्त हो रहा है, एक इधर से मान लो, एक इधर से। 2 विभिन्न स्रोतों से ब्याज प्राप्त हो रहा है जिनका अंतर, इनके ब्याज का अंतर दिया गया है 13.50 रुपए दिया गया है। ये ब्याजों का अंतर दिया गया है, तो उनकी ब्याज की दर आपको निकालनी, उनकी ब्याज की दर क्या होगी। कितने वर्ष के लिए दिया गया है, 3 वर्षों के लिए, तो समय दिया गया है 3 वर्ष। बताओ पहले बताओ, ये दरों का अंतर दिया गया है बेटा ना, तो इसका दर क्या होगा। मान लेते हैं ब्याज पर, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है इसका, ब्याज का अंतर। हाँ बताओ, इधर का ब्याज क्या आया, 1500 गुणे 3 गुणे R1 बटे 100, ये 0 0 खत्म, 15 तिया 45 आया, 45 R1 आ गया। क्या ये बात को सुनना गई, ठीक है। अब इधर अगर हम निकालेंगे तो R2 रहेगा इधर, तो 45 R2 हो जाएगा, यही तो होगा। अरे एक R1 एक R2, बाकी सेम अमाउंट रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर दिएगा बेटा, इन दोनों का अंतर कितना है, तो R1 माइनस R2 ले लेंगे कॉमन, गुणे हो जाएगा 45, और बराबर कितना है 1350 रुपए है, तो 13.50 रुपए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा 13.50 बटे 45, 3 आएगा, भाग कराया 0.3 आया, तो 0 कितना आ गया 3 आ गया, ये इसकी दर आ गई, ये दर का अंतर आ गया है, यही निकाला था ना। हाँ कहानी क्लियर हुआ। लेकिन अब सोचो कि ये ऐसे नहीं वैसे निकलता है, ये 15 कैसे आएंगे, 20 कैसे आएंगे, 45 से भाग ना हो, ये 0 हो जाए, ये सारी चीजें हो जाएं जबरदस्ती, फिर तो ये हुआ जबरदस्ती करो, है ना। क्वेश्चन के साथ क्या हुआ, जबरदस्ती हुआ। दीदी समझ में आया, ममता दीदी आ गया ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो अब हम बताते हैं मिस्टेक क्या है, अब हम मिस्टेक बताते हैं। मिस्टेक ये नहीं थी, मिस्टेक ये थी हम लोग अंडरस्टूड नहीं कर पाए। ये जो R आता है वो एक्चुअली परसेंटेज में ही आता है। देखो इस बात को लिखा तो मैंने, इधर R1 लिखा, एक्चुअली में यहाँ R1% की दर थी, यहाँ R2 था, फार्मूले में क्या लिखते हैं R2 लिखते हैं, तो इसका मतलब वहाँ R2% की परसेंट ही होता है, सीधे वो दर ही होता है। तो जो आंसर आएगा किसमें आ रहा है, एक्चुअली में दर ही यानी परसेंटेज ही में आ रहा है, सीधे आंसर आ रहा है परसेंटेज में। हम लोगों ने बस ये इतना किया, और सोचो कि परसेंटेज में निकाले में भाग नहीं कराते हैं, ये नहीं करते हैं, सारी चीजें गलत है, क्लियर है, वो करते हैं। अगर निकालना पड़ता है परसेंटेज तो ऐसे भाग करते हैं, वो सब सही होता है। कंडीशन में मैथमेटिक्स सीख रहे हो, इसलिए जो चीजें हैं उसको लॉजिकल सीखो, है ना। बात सबको समझ आ गया, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी था। हमने कहा कि अलग मिस्टेक हो, लेकिन तुम ये सोचो यही गलत है तो फिर गलत है, सुधार हुआ। चलो बहुत कुछ सीखा तुम लोगों ने इससे, हालांकि समझना तो सब चेट हो रहे थे, हमने कहा पहले समझा देने, चेट ही होते रहेंगे। और यहाँ पे R वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वो महा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्याज में अंतर दे रहा तो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, तो ब्याज में तभी हम अंतर यानी घटा पाएंगे, तभी हमारा आंसर आ पाएगा, तब हमारा दर का अंतर तब आएगा। अब दर निकालोगे दोनों को तो फिर अंतर, ये दर का अंतर नहीं दिया गया, इसलिए वो गलत हो जाएगा। क्या ये बात कुछ समझ में आ गई, ठीक है। ये मत सोचो कि इसमें डांट मिली, डांट नहीं, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट से झूलना या खेलना। तो कॉन्सेप्ट पे खेलो, मजा आता है, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। कुछ बच्चे सोचते हैं अरे हम गुरुजी डांट रहे, डांट वाट नहीं रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट गलत है, वहां पे सही करना, करेक्शन करना हमारा काम है। अगर करेक्शन नहीं करेंगे तो तुम्हारे माइंड में सेव होती जाएंगी सब चीजें, ठीक है। और अगले प्रश्न में आते हैं आप लोग का। अभी 4 ही क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं हुए, और 4-5 क्वेश्चन में थक गए। वाह रे वाह इंसानों। क्वेश्चन लिखिए, 1600 की धनराशि, 1600 की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज, 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज, 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए है। कितना है, 252 रुपए। तो ब्याज की दर बताओ क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी।
352, हाँ नहीं 252 है, सॉरी 252 रुपए है। तो ब्याज की दर बताओ क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी? पहले जो महीना है ना उसको वर्ष में कन्वर्ट कर लो, तो 12 से भाग करा देना, महीने में 12 से भाग करा देना और जोड़ देना, फिर कितना आया? 7%, सही है। मैं करूं? क्वेश्चन बेहद आसान था। क्या बोला जा रहा है, कितनी धनराशि की? 1600 धनराशि की, तो बन जाएगा पी बन जाएगा 1600 बन जाएगा। कितने समय के लिए? समय की बात कर लेते हैं। समय बुझेगा 2 वर्ष और 3 महीने। एक महीने में कितने होते हैं? तो एक महीने में 1/12 साल होते हैं। एक महीने में 1/12 साल नहीं होते हैं। सच में यार, एक से एक कलाकार बच्चे आ जाते हैं। हमने बोला एक महीने में 1/12 साल होते हैं। बताओ क्या गलत बोला? एक वर्ष में 12 महीने होते तो एक महीने में कितने साल होंगे? 1/12 साल होंगे। तो वैसे तो कन्वर्ट करोगे ना। सच में यार, अलग ही कलाकारी सिस्टम चला करता है। 3 इक्के 3, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 1 9/4 वर्ष। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? दर निकालना है। चलो ठीक, दर बराबर क्या होता है बेटा? ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। अच्छा, ब्याज भी दिया गया, ब्याज कितना है? 252 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मूलधन यानी 16, यहाँ पे रख देंगे 252 और गुणे 1600 और बटे कितना हो जाएगा? 9/4। अब ये बटा वाला पलट के ऊपर चला जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? उड़ाओ बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसको काटो, किससे कटेगा? कितने? अच्छा 9 से कट जाएगा, कितना आएगा? 28। 4 से 4 चौके 16, 4 सते 28, 7। अब देखो दर आया 7 ही आया, लेकिन दर को इसमें जो आती है उसको क्या बोलते हैं? सीधे परसेंट बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? 8% होता ना, तो दर यहाँ हो जाएगा 7%। अब समझ में आ गया? पिछली बार भी यही आपको करना था। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, एक क्वेश्चन और बोले।